नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। जहां उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया है और पूर्व डीजीपी डीएस चौहान शुक्रवार को रिटायर्ड हो रहे हैं। राजकुमार विश्वकर्मा 1988 बैच के आईपीएस है। ये 15 फरवरी 2020 से डीजी इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत थे। वही सीनियरिटी के हिसाब से इस पद के मुख्य दावेदारों की सूची में वो सबसे ऊपर है और आईपीएस लॉबी में उनकी बेदाग छवि है। आर.के. विश्वकर्मा 2023 मई में रिटायर्ड होंगे। तो विश्वकर्मा के साथ ही नए डीजीपी की दौड़ में अनिल कुमार अग्रवाल, आनंद कुमार और विजय कुमार इस दौड़ में शामिल थे। इसमें डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा को मई में सेवानिवृत्त वो होने वाले हैं। आनंद कुमार का सेवा काल अप्रैल 2024 और विजय कुमार का सेवा काल जनवरी 2024 तक है। तो यूपी पुलिस के नए डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा बनाए गए हैं। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं आर.के. शर्मा। तो वहीं यूपी के डीजीपी डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान आज रिटायर्ड हो रहे हैं। उनकी जगह आर.के. विश्वकर्मा अब यूपी के नए डीजीपी होंगे, यानी कि अब यूपी की जो कानून व्यवस्था है वो कमान अब आर.के. विश्वकर्मा के हाथों सौंप दी गई है। चौहान की तरह विश्वकर्मा भी कार्यवाहक डीजीपी ही रहेंगे। वह मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ देर में आर.के. शर्मा को कार्यभार भी सौंपे जाने की खबर थी और अब वो कार्यभार भी अपना सौंप चुके हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, यूपी को नया कार्यवाहक डीजी मिल गया है। जी मुस्कान, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी के तौर पर आज डीएस चौहान का कार्यकाल खत्म हो रहा था, समाप्त हो रहा था। आज देर रात यानी कि 31 मार्च को देर रात उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। उसके ठीक पहले ही अगर बात की जाए तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर में घमासान तेज हो गया था कि कौन नए डीजीपी बनेगा। आपको बताएं, रेस में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के डीजी जेल आनंद कुमार, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो लखनऊ के एसपी रहे एसएन सावंत समेत तमाम ऐसे अधिकारियों का नाम चल रहा था। मगर आपको बताएं कि अब इससे कड़ी में अगर बात की जाए तो आर.के. विश्वकर्मा को राजकुमार विश्वकर्मा को डीजीपी के जो जिम्मा है वो दिया गया है। विभांशु, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि तमाम कई अधिकारी इस रेस में शामिल थे, इस दौड़ में कई तमाम अधिकारी थे, लेकिन ऐसे में आर.के. विश्वकर्मा को नया डीजीपी बनाया गया। क्या कुछ वजह रही जो उन्हें ऐसे नया डीजीपी बनाया गया, क्योंकि तमाम कई और भी अधिकारी थे जो इस रेस में शामिल थे? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बताया कि कई अगर देखें तो कई अधिकारी इस रेस में शामिल थे। इसमें अगर बात की जाए तो सबसे पहले वरिष्ठतम के आधार पर राजकुमार विश्वकर्मा को नया डीजीपी बनाया गया है। अगर बात की जाए तो फिलहाल में अगर देखा जाए तो 1988 से राजकुमार विश्वकर्मा कई अहम पदों को कहीं ना कहीं बेदाग छवि के साथ उसे पूरा किए हैं। बात करें तो प्रदेश के अंदर में कई ऐसे मामले हो, चाहे बात की जाए तो मुख्यमंत्री के तमाम ऐसे जो आईपीएस से जो उनके करीबी होते हैं, जो लगातार मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था में सलाह देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो राजकुमार विश्वकर्मा उसमें से एक थे। अगर बात की जाए तो राजकुमार विश्वकर्मा 1988 से लगातार अपनी बेदाग छवि की वजह से कहीं ना कहीं प्रदेश में एक अपनी अलग पहचान रखते थे, जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमा का सबसे बड़ा पद डीजीपी, यानी कि अगर देखें तो डीजीपी पूरे प्रदेश की पुलिसिया तंत्र को चलाता है। इसमें कहीं ना कहीं एक लंबे अरसे से एक अफसर की खोज थी। इसमें अगर बात की जाए तो अब आर.के. विश्वकर्मा के आने के बाद से कहीं ना कहीं देखें तो पूरे जो उत्तर प्रदेश को सरकार लगातार कानून का राज कहती है, उसमें एक अहम योगदान देंगे आर.के. विश्वकर्मा। अगर मुस्कान बात की जाए तो एक तरफ जहां नियुक्ति हो रही है, वहीं कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर आपने देखा कि डीएस
अगर बात की जाए तो डीएस चौहान एक लंबे अरसे से जमे हुए थे, लगभग 8 से महीने उत्तर प्रदेश के डीजीपी पद का वो संभाले हैं, मगर इसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी डीजीपी को लेकर बीते दिन से हमलावर है और उनका साफ तौर पे कहना था कि उत्तर प्रदेश को अस्थायी डीजीपी क्यों नहीं मिल रहा है। एक बार फिर आपको बता दें कि अगर देखें तो राजकुमार विश्वकर्मा का भी रिटायरमेंट इसी साल होना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये इनको सेवानिवृत्ति के तहत इनको आगे भी इनकी सेवा जारी रखी जाती है या इन्हें इनके लगभग 3 महीने रिटायरमेंट में बचे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि आज 3 महीने के बाद उत्तर प्रदेश को एक अस्थायी डीजीपी मिलता है या नहीं। बिल्कुल विभांशु, जैसे कि आपने जिक्र किया कि तमाम कई अधिकारी थे जिसमें डीजी जेल का नाम सबसे पहले निकल के सामने आ रहा था, तो आखिर क्या कुछ वजह रही जो वो इस रेस से ही बाहर हो गए? जी मुस्कान, अगर बात की जाए तो तमाम अधिकारियों के नाम चल रहे थे, उसमें वरिष्ठतम के आधार पर, साथ ही साथ बेदाग छवि और तमाम पहलुओं को देखते हुए अगर बात की जाए तो पुलिस महकमा में एक मेरिट लिस्ट होती है, उसमें जो पुलिस अफसर अपने कार्य जब से वो उसकी तैनाती होती है उसमें तमाम कार्य करते हैं, उस आधार पर उन्हें मेरिट दी जाती है पुलिस विभाग की तरफ से। तो इसमें अगर तमाम जिन अफसरों का नाम चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं आर.के. विश्वकर्मा अव्वल होकर सामने आए, जिसका नतीजा है कि अब उन्हें उत्तर प्रदेश का अहम जिम्मा डीजीपी का पद दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस विभाग में एक बेहतरी भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने पूर्व सांसद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ में मकबरा रोड पर समर्थक सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिस ने समर्थकों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता की और सवालों की बौछार करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में नैतिक जंग छिड़ी हुई है। अडानी समूह देश को लूट रहा है, एक वर्ग इस मुल्क को बचाना चाहता है। जनता की आवाज उठाने वाले की एक साजिश संसद से सदस्यता तक समाप्त कर दी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में हम ये लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हम ये लड़ाई जीत भी जाएंगे। खबर कानपुर से है, जहां बांस मंडी हमराज मार्केट के बगल में एआर टावर में भीषण आग लग गई है। वहीं देर रात हादसे में आग ने विकराल रूप ले लिया और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने में भी जुटी हुई हैं। लगभग 6 घंटे से ये टावर जल रहा है। वहीं इस हादसे में 5 कॉम्प्लेक्स आग से तबाह भी हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 10 अरब से ज्यादा की क्षति हुई है। बता दें कि ये यूपी का सबसे बड़ा रेडीमेड होलसेल बाजार है। दमकल कर्मियों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास अभी तक लगातार जारी है। वहीं मौके पर कानपुर के कमिश्नर मौजूद है, जबकि अगल बगल के जनपदों से भी मदद लगातार ली जा रही है। पुलिस के अनुसार हवा की वजह से आग बुझाने में दिक्कतें आ रही हैं। एयरफोर्स, आर्मी, सीडीओ ऑर्डिनेंस की गाड़ियां भी मौके पर आ चुकी हैं और जल्दी आग पर काबू पाए जाने की भी संभावना है। वहीं अग्निकांड मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अग्निकांड का राजनीतिकरण न करें। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, हमराज मार्केट अग्निकांड जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो आग है वो लगातार धधक रही है, तो ऐसे में वहां की मौजूदा स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस हिसाब से कानपुर में कल रात से ही आग लगी है, लगभग आग लगे हुए 12 से 14 घंटे हो गए, लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है और लगातार आग अपना विकराल रूप लेती चली जा रही है। ठीक इसी के विपरीत कानपुर में जिस हिसाब से ये आग है, लगभग 6 दर्जन दमकल की गाड़ियां उसको आग बुझाने में लगी हुई है और भारी मशक्कत के बाद भी कहीं आग पर काबू पाया जाता है तो आग फिर से धधक जा रही है। वहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको संज्ञान में लिया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर आए। कानपुर में आने के बाद उन्होंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया। दौरा करने के बाद आश्वासन दिया है कि हम व्यापारियों के साथ हैं, व्यापारियों के साथ ही इस पे जो भी इस मामले में
जो भी अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और लगातार जी कानपुर का प्रशासन कल रात से ही लगा हुआ है। और बता दूं कि जिस हिसाब से जी आगजनी हुई है, इस आग में लगभग 10 अरब का नुकसान की बात मानी जा रही है। 10 अरब यानी 10,000 करोड़ का नुकसान माना जा रहा है। इसके अलावा बिल्कुल बता दूं कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है व्यापार के लिए। और खासकर से ईद का त्योहार है, ईद के त्योहार के चलते सारे व्यापारियों ने माल इकट्ठा कर रखा था और अपने अपने शोरूम, अपने दुकानों में लगा रखा था। और कहीं ना कहीं जब ये आग लगती है, आग इस तरीके से लगती है कि कुछ ही मिनटों में आसपास के भी जो मॉल थे सभी में आग लगातार बढ़ती चली गई जी और ये एक बड़ा मामला हो गया है। जी। जी अनिल, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि तकरीबन 10 अरब डॉलर के नुकसान की खबर है, वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे, तो उन्होंने किस तरीके से क्या व्यापारियों को किस तरीके से आश्वासन दिया कि क्या कुछ मदद उनकी सरकार द्वारा की जाएगी? ब्रिजेश पाठक कानपुर आए थे। कानपुर आने के बाद उन्होंने सारे व्यापारियों से मिले हैं। व्यापारियों से मिलने के बाद उनसे बोला है और साथ ही कानपुर मंडलायुक्त राजशेखर और कमिश्नर बीपी जोगदंड को आदेश दिया है कि इस पूरे प्रकरण को सही तरीके से देखें। सही तरीके से देखने के बाद में जो भी नुकसान हुआ है, नुकसान की जो भी व्यापारियों को क्षति हुई है उसको पूरा किया जाएगा। साथ ही जो भी इंश्योरेंस कंपनियां थी और इंश्योरेंस कंपनियों से भी बातचीत करके जिन भी व्यापारियों को कहा जाए जितना भी नुकसान हुआ है उसका पूरा एक ब्यौरा बनाया जाएगा। ब्यौरा बनाने के बाद सरकार को भेजा जाएगा और सरकार इसके बाद मुआवजे का ऐलान करेगा। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ब्रिजेश पाठक कानपुर में थे, कानपुर में ब्रिजेश पाठक ने बोला है कि जितने भी व्यापारी हैं, व्यापारियों के साथ सरकार है और हमेशा की तरह रहेगी और इसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी इसमें की जाएगी। हालांकि कल रात से ही लगभग 6 दर्जन दमकल की गाड़ियां अभी मौजूद है, लगी हुई है। अभी ताजा सूत्रों के माध्यम से खबर आ रही है कि आग ने फिर से विकराल रूप ले लिया है। जो आसपास का जो क्षेत्र था फिर से आग बढ़ रही है। तो देखने जी वाली बात होगी आखिर कल रात से ही जब इतनी दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं तो फिर भी आग पे काबू नहीं पाया गया है कि आखिर किस तरीके से इस पर काबू पाया जाएगा। क्योंकि लखनऊ जी से कानपुर के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, कन्नौज, फर्रुखाबाद, उन्नाव, फैजाबाद, इन क्षेत्रों से, सभी क्षेत्रों से दमकल की गाड़ियां लगातार मंगाई जा रही हैं आग जी बुझाने के लिए। साथ ही जब रात में अब ये बड़ी घटना होती है, बड़ी घटना होने के बाद कानपुर के कमिश्नर ने आसपास के जितने भी पुलिस अधीक्षक थे सबसे संपर्क साधने के बाद सबसे मदद मांगी। हालांकि सारे जितने भी अधीक्षक थे सभी ने जो भी उचित मदद होगी मुहैया कराने के लिए बात जी रखी। और लगातार कानपुर के पुलिस और कानपुर का प्रशासन रात से ही लगा हुआ है इस आग को बिल्कुल बुझाने अनिल, में। ये लेकिन आग कहीं ना जो है कहीं वो रात से लगातार विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच एक खबर जो है वो लगातार सामने आ रही है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई एक युवक भी मौजूद था जो अभी तक लापता बताया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है? रात से ही प्रशासन इस चीज को जानने में लगा था। हालांकि आग इतनी विकराल है कि उसके अंदर जाने के लिए लोग मशक्कत कर रहे हैं लेकिन अंदर नहीं जा पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उसी में काम करने वाला एक नीचे पान की गुमटी रखता था, उसी का एक लड़का जो उसी छत पे सोता था वो रात से ही गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में लिया है और लगातार उसको ट्रेस किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर व्यवस्था कहाँ पे है, कैसा है। लेकिन ये सब चीजें तो आग बुझने के बाद ही पता चल पाएगी, क्योंकि बिल्कुल जब अनिल, आग जो फायर है वो ब्रिगेड 10 घंटे से लगातार जल रही है। लगातार कभी आग बुझती है तो अगले ही पल आग विकराल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आपने अभी बताया कि जो कई जिलों से दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया है, जो राहत और बचाव का काम है वो भी लगातार जारी है, लेकिन जो फायर ब्रिगेड है वो उनको मुश्किलें सबसे ज्यादा कहाँ आ रही है जो आग बुझ नहीं रही है? इसमें एक अहम रोल अदा कर रहा है मौसम। जिस हिसाब से आंधी जी और कस के हवा चल रही है, ये हवा चलने से कहीं ना कहीं आग अपना विकराल रूप ले रही है। क्योंकि जब अधिकारियों से हमने बात करने का प्रयास किया तो अधिकारियों का कहना था कि अगर इस हवा अगर बंद हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से हवा चल रही है, मौसम बिल्कुल परिवर्तन है। और हालांकि रात को जो बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, उससे काफी कंट्रोल हुआ था, लेकिन बारिश के साथ साथ जो हवा चल रही थी वो कहीं ना कहीं इस इसका विकराल रूप देती चली जा रही थी। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। हालांकि लखनऊ से कुछ स्पेशल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलवाई गई है जो कि रात से ही लगी हुई है। लगभग सुबह 7:30 बजे लखनऊ से कुछ स्पेशल गाड़ियां आई थी जो दमकल की गाड़ियां थी जो जी कि आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो लखनऊ से गाड़ी आई थी उसकी वजह से काफी कंट्रोल पाया गया है। अब देखने वाली बात होगी उस डिप्टी सीएम के आने के बाद इसमें क्या नया होता है कि इस पर काफी कंट्रोल पाए। बिल्कुल अनिल, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद अब अतीक के परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का अब टिकट काट दिया है और मायावती ने प्रयागराज में मेयर पद के लिए घोषित की गई शाइस्ता की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। दरअसल उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक को उम्र कैद की सजा होने के बाद मायावती अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी शाइस्ता परवीन का टिकट काट कर अब प्रयागराज मेयर सीट के लिए पार्टी की ओर से नया उम्मीदवार जल्द ही घोषित करेगी। शाइस्ता का टिकट काटे जाने का औपचारिक तौर पर 3 अप्रैल को प्रयागराज में ही ऐलान किया जाएगा। बता दें कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में उमेश पाल शूटआउट में नामजद आरोपी भी हैं और तभी से वो लगातार फरार भी बताई जा रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन प्रयागराज से हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। पवन, अगर देखा जाए तो शाइस्ता परवीन का बसपा से टिकट काट दिया गया है, लेकिन औपचारिक ऐलान जो है वो 3 अप्रैल को होगा, तो औपचारिक ऐलान में इतनी देरी क्यों? जी बिल्कुल मुस्कान, अगर पूरे हम घटना की बात करें और उमेश पाल हत्याकांड की बात करें या अतीक अहमद की बात करें तो बीते 24 फरवरी को अधिवक्ता उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। पूरे घटना में अतीक एंड कंपनी का नाम पूरी तरीके से सामने आया था। हालांकि बात यहाँ पर शाइस्ता परवीन की है, तो शाइस्ता परवीन को अभी कुछ ही महीनों पहले प्रयागराज में ही बसपा की सदस्यता ग्रहण कराई गई थी और उस दौरान यह घोषणा की गई थी कि शाइस्ता परवीन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रयागराज में मेयर के लिए चुनाव में मैदान में उतरेंगी। लेकिन जिस तरीके से बीते 24 फरवरी को जब उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, तो उसके बाद से शाइस्ता परवीन को मुख्य आरोपी के नाम से उसका नाम सामने आया और तब से शाइस्ता परवीन प्रयागराज से लापता है, गायब है। हालांकि पुलिस लगातार शाइस्ता परवीन की खोज कर रही है और शाइस्ता परवीन के ऊपर करीब 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। लेकिन जिस तरीके से बसपा बहुजन समाज पार्टी के सुर बदल गए हैं, बहुजन समाज पार्टी ने शाइस्ता परवीन को अपने इस जो मेयर पद के लिए उनको टिकट दिया गया था उसको उन्होंने काट दिया है। हालांकि अगर आधिकारिक बात की जाए तो आगामी 3 अप्रैल को नए उम्मीदवार की जो है वहां पे घोषणा होगी। लेकिन अगर शाइस्ता परवीन की बात की जाए तो बीते 24 फरवरी को जब उमेश पाल की हत्या हुई थी उसके बाद से शाइस्ता परवीन लगातार लापता है और पुलिस की टीमें लगातार तलाश कर रही है। अगर पवन, जिस तरीके से बसपा पर यह आरोप लगाया जाता था कि शाइस्ता परवीन जो है वो लेडी डॉन है, उमेश पाल हत्याकांड की जो मुख्य आरोपी है, ऐसे में लगातार बसपा से ये पूछा जा रहा था कि आखिर अभी तक उन्होंने शाइस्ता को पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया है। तो ऐसे में जब उनका टिकट काट दिया गया है तो बसपा क्या कुछ संदेश देना चाहती है इसके जरिए? जी बिल्कुल मुस्कान, अगर आपके सवाल का अगर ठोस वजह ढूंढी जाए तो अभी एक और ऐसी बातें हैं जो कई जगहों पे लोगों के जहन में नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले मायावती के भतीजे की शादी थी और एक सबसे बड़ी बात है कि शाइस्ता परवीन के नाम से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से निमंत्रण पत्र भी आया था। हालांकि ये बातें कई लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जब इतने बड़े हत्याकांड में शाइस्ता परवीन मुख्य आरोपी के नाम पे उनका नाम सामने आया है, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से शाइस्ता परवीन के नाम से निमंत्रण पत्र आना मतलब ये कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी में शाइस्ता परवीन की पैठ वो बहुत ही गहरी है। लेकिन जब ये बातें सामने आ गई है, इसके बाद से ये बात सामने आई है कि शाइस्ता परवीन का जो मेयर पद के लिए उनको टिकट दिया गया था उसको काट दिया गया है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर से बहुजन समाज पार्टी से शाइस्ता परवीन को निष्कासित नहीं किया गया है, तो मतलब साफ कहा जा सकता है कि शाइस्ता परवीन का आज भी बहुजन समाज पार्टी में जो पैठ है वो बना हुआ है। क्योंकि अगर बीती बातों को की जाए तो अतीक अहमद का जो वर्चस्व रहा है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा हो चाहे समाजवादी पार्टी के साथ रहा हो, वो आज भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी है। हालांकि आगामी 3 अप्रैल को जब नए उम्मीदवार की घोषणा होगी तो शाइस्ता परवीन के ऊपर बिल्कुल पवन, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब बीएसपी नए उम्मीदवार की घोषणा करेगी तो किन किन के नाम सबसे आगे चल रहे हैं? देखिए, चूंकि ये पार्टी की बातें हो और कुछ दिनों में आगामी निकाय चुनाव के बिगुल भी बजने वाले हैं, तो ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने जमीनी स्तर पर अपने कार्य को शुरू कर चुकी है। लेकिन जिस तरीके से अभी हत्याकांड को लेकर शाइस्ता परवीन मुख्य आरोपी बनाए गए हैं और उनको जो है जब उनका मेयर का टिकट काट दिया गया है, अब किस तरह के या कौन भी यहाँ प्रत्याशी होंगे और या कौन नया चेहरा होगा, ये तो आगामी 3 अप्रैल को देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं सियासी गलियारों में ये जो चर्चा है वो एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि आखिर
इतनी गहरी पैठ होने के बावजूद भी शाइस्ता परवीन का टिकट कैसे काटा गया, क्योंकि बिल्कुल, धन्यवाद अभी कुछ पवन इस दिनों खबर पर पहले हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने पूर्व सांसद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया है। लखनऊ में मकबरा रोड पर समर्थक सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिस ने समर्थकों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता की और सवालों की बौछार करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश में नैतिक जंग छिड़ी हुई है। अडानी समूह देश को लूट रहा है। एक वर्ग इस मुल्क को बचाना चाहता है। जनता की आवाज उठाने वाले की एक साजिश संसद से सदस्यता खत्म की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में हम ये लड़ाई जरूर लड़ेंगे। तो राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर लगातार राजनीति जो है वो तूल पकड़ती जा रही है। तो एक बार फिर से यूपी की राजधानी लखनऊ की मकबरा रोड पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर लगातार जो है वो राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार यूपी की राजधानी लखनऊ में जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज भी उन्होंने प्रदर्शन किया। तो इस दौरान सरकार पर क्या कुछ आरोप कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं? जी मुस्कान, आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ में, तो राजधानी लखनऊ में आज 11 बजे के समय कांग्रेस पार्टी के लखनऊ के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे। उनका साफ तौर पे आरोप था कि हम राहुल गांधी की जो कार्रवाई हुई है, साथ ही साथ उनके बंगला वापस लिया गया है, इसको लेकर हम कहीं ना कहीं सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं उनके पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लखनऊ के जिलाध्यक्ष का कहना है। इसके ठीक बाद आपको बताएं कि उन कार्यकर्ताओं के द्वारा लखनऊ के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में शासन को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि हम राहुल गांधी की इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध करते हैं। जिसके ठीक बाद आपको बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यालय पर एक अहम प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के उपनेता प्रमोद तिवारी के द्वारा केंद्र सरकार को और अडानी मामले को लेकर जमकर निशाना साधा। अगर बात की जाए तो प्रमोद तिवारी साफ तौर से ये आरोप लगाते हुए नजर आए कि देश के प्रधानमंत्री और देश के उद्योगपति गौतम अडानी के बीच क्या रिश्ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद हम लगातार जेपीसी की मांग कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार आखिर जेपीसी की मांग से पीछे क्यों हटती हुई नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया मुस्कान कि सरकार के बजट के बाद एक प्रश्नकाल का फेज 2 चला, जिसमें पहली बार सत्ता पक्ष के द्वारा सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दिया गया। ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति देश में जो मोनोपोली क्रिएट की जा रही है, जो देश के प्रधानमंत्री उद्योगपति के साथ विदेशी दौरों पे जाते हैं, उसको लेकर जब सवाल पूछा जा रहा है तो उसके ठीक बाद एक छोटे से मामले में राहुल गांधी को अनैतिक तरीके से फंसाया जाता है और याचिकाकर्ता जो कि इस मामले पर पैरवी करना बंद कर दिया था, उसके द्वारा उसे दबाव में उससे पैरवी करवाया जाता है, जिसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाती है। जिसके ठीक बाद उनका ये भी कहना है कि ये साजिशन 10 दिन के चक्र में जो कार्रवाइयां हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो राहुल गांधी से डरा हुआ है। विभांशु, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई है और ऐसे में कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी में से एक है और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस के पास सबसे दिग्गज और पढ़े लिखे नेता है, तो ऐसे में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अभी तक मुखर होकर क्यों नहीं कांग्रेस सामने आ रही है? कांग्रेस पार्टी का रुख क्यों नहीं साफ हो पा रहा है अभी तक कानूनी लड़ाई के लिए? जी मुस्कान, अगर बात की जाए तो एओ ह्यूम
के द्वारा कांग्रेस पार्टी को 1897 में जब बनाया गया, तब से उसके जो बात करें जो पार्टी का एक संविधान होता है, उसमें कहीं ना कहीं अगर देखें तो गांधीवादी विचार को आगे ले जाकर और उसी सोच पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राजनीति करते हुए नजर आए हैं, ऐसे वो दावे करते हैं। अगर बात की जाए तो इसको लेकर प्रमोद तिवारी से जब सवाल पूछा गया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि कांग्रेस सरकार की तरफ से जो कार्रवाइयां की गई हैं उस पर हम विधिवत आंदोलन करके और इस पर प्रमुख पूरी देश के लोगों को बताएंगे कि कैसे अनैतिक तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता ली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा और साथ ही साथ यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी की अगुवाई में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर और आम जनमानस के बीच अडानी और देश के प्रधानमंत्री के बीच संबंधों को लेकर और साथ ही साथ विदेश यात्रा में जो उनके साथ जाया करते थे इसको लेकर, साथ ही जो सेवी के द्वारा जो अडानी की शेल कंपनियों पर आरोप लगाते उन्होंने कहा कि आखिर कैसे कोई व्यक्ति मात्र 6 सालों के अंदर इतनी तेजी से विकास करके और दुनिया का दूसरा सबसे लेकिन विभांशु जो भाजपा है उन्होंने तो कानूनी तौर पर राहुल गांधी की सदस्यता को ले लिया। कहीं ना कहीं ये कोर्ट का फैसला था कि उनकी जो है वो सदस्यता चली गई। तो ऐसे में कांग्रेस आखिर कानूनी लड़ाई से बचती हुई क्यों नजर आ रही है? क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि बिना कानूनी लड़ाई लड़े राहुल गांधी को सदस्यता वापस नहीं मिल सकती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बात की जाए मुस्कान, तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर जब कार्रवाई होती है तो उन्हें 30 दिन का समय दिया जाता है अपील करने को लेकर। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राहुल गांधी की तरफ से अपील की जाती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। मगर पूरी तरह से प्रमोद तिवारी इस बात को कहते हुए नजर आए कि हम प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को अहम पर रखते हुए, प्रमुख मुद्दों पर के तौर पर रखते हुए हम सरकार से सवाल पूछेंगे और साथ ही साथ आम जनता को इस मामले को लेकर उनका प्रकाश डालने को कहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।